हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक की, यानी कि प्रश्न बैंक की, जो कि 2021-22 के विषय इतिहास कक्षा 12वीं के स्टूडेंट की होने वाली है। आज हम इस वीडियो में राजा, किसान और नगर जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और पार्ट 2 में जो जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन अब हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने जो राजा, किसान और नगर वाला चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साथ में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। अब हम भाग 3 के अंतर्गत 3 अंक के जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इनका सॉल्यूशन भी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ में आई किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याएं। तो जब अभिलेख शास्त्री अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, जब इतिहास को समझने की और इतिहास को गढ़ने की कोशिश करते हैं, तब वो पाते हैं कि उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती है अभिलेखों के अध्ययन करने में। क्या क्या समस्याएं हैं उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट, लिपियों को न पढ़ पाना। क्या मतलब है इसका? देखो, अभिलेख शास्त्री जो होते हैं वो कभी कभी लिपियों को नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या लिखा गया, किस थिंकिंग से लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, वो आज रहकर उस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अभिलेख शास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे कि हड़प्पा की चित्रात्मक लिपियाँ आज तक नहीं पढ़ी जा सकती। जैसे कि आपको पता होगा, आपने चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, तो हड़प्पा की जो लिपि है उसे आज तक अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इस तरीके की पहली प्रॉब्लम अभिलेख शास्त्रियों के सामने आती है। दूसरा, एक ही राजा की अनेक उपाधियाँ। अब इसका क्या मतलब है? देखो, क्या होता है, सामान्यतः एक ही राजा के भिन्न भिन्न नामों, उपाधियाँ तथा प्रतीकों का अभिलेखों में, उन प्रतीकों को लिखा जाता है अभिलेखों में, जिससे अभिलेख शास्त्रियों को उनके अर्थ निकालने में कठिनाई होता है। कभी कभी क्या हो जाती है, एक ही राजा है लेकिन उसकी डिफरेंट उपाधियाँ दे दी उसको, और हर जगह अलग अलग उपाधि से लिखा गया। तो इससे जो अभिलेख शास्त्री है वो कंफ्यूज में आ जाते हैं कि वास्तविकता में ये किस राजा से संबंधित है। ओके, चलिए, तो सेकेंड ये प्रॉब्लम होती है। थर्ड, एक ही युग में भिन्न भिन्न लिपियों का प्रयोग। कई बार एक ही राजा, उसके वंश से संबंधित अभिलेखों में भिन्न भिन्न भाषा तथा लिपियों का प्रयोग मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिलेख शास्त्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 मुख्य समस्या है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारे सामने सेकेंड प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। अब सेकेंड प्रश्न में है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के अध्ययन से किस प्रकार इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन राज्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिली, वर्णन कीजिए। हमें यह बताना है कि जो सिक्के हमें मिलते हैं उससे इतिहासकार किस प्रकार की जानकारी इकट्ठी कर पाते हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सिक्कों के अध्ययन से इतिहासकार को विभिन्न प्राचीन राज व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिलती है। अब क्या क्या जानकारी मिलती है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमें आर्थिक दशा का ज्ञान होता है कि उस टाइम पर इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके की थी, ये हमें सिक्कों से पता चल जाता है। कैसे? देखो, यदि सिक्के सोने के हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य क्या था, संपन्न था, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। और अगर सिक्के मिश्र धातु, तांबे वगैरह के हैं, तो वहाँ पे हमें समझ आ जाता था कि राज्य में क्या थी, विपन्नता थी, आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से हमें सिक्कों से उस टाइम की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, पहला। दूसरा, तिथि कर्म का निर्धारण। दूसरा, हमें तिथि कर्म के बारे में पता चलता है। देखो कैसे, देखो सिक्कों पर क्या होता है, अंकित होती है तिथि। तिथि से उन्हें चलाने वाले शासकों की तिथि का भी हमें ज्ञान हो जाता है। अगर ये सिक्के इस टाइम से इस टाइम पर इस तरीके के चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर इस टाइम पे इस टाइम तक ये वाला शासक रहा था, हमें ये जानकारी इससे मिल जाती है। उसके बाद तीसरा, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान। अब सिक्कों से हमें क्या पता चल जाता है, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान मिलता है। कैसे? देखो, सिक्कों के प्राप्त होने वाले स्थानों के आधार पर इतिहासकारों को साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे कि एक सिक्का यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, दोनों एक जैसे हैं, मतलब साम्राज्य इतना फैला हुआ है। तो इस तरीके से हमें साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है। अंत में हमें धार्मिक दशा का ज्ञान होता है। कैसे? सिक्कों पर जो अंकित देवी देवताओं की मूर्ति है उनसे हमें धार्मिक स्थिति पता चलती है कि किस तरीके से यहाँ किन देवी देवताओं को पूजा जाता था। ओके, तो ये इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3। आप कैसे कह सकते हैं कि चांडालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। ओके, हमें बताना है कारण कि उस टाइम पे ऐसा क्या था हो रहा था चांडालों के साथ कि हम ये कहते हैं कि चांडालों की जो स्थिति थी वो दयनीय थी। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर इसके आंसर को देख सकते हैं। चांडाल किसे कहते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। देखो, चांडाल शवों की अंत्येष्टि का मतलब होता है उनका अंतिम संस्कार करते थे, और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था, चांडाल। जैसे आजकल जो शमशान घाट में रहते हैं उन्हें हम चांडाल कहते हैं। तो बस वही स्थिति थी, जो शवों का अंतिम संस्कार करवाते थे या करते थे, और मृत पशुओं को जो छूते थे, मरे हुए पशुओं को सही स्थान पर, उचित स्थान पर ले जाते थे, तो उन्हें हम चांडाल कहते थे उस समय। ओके, अब ये जो चांडाल थे, इनके लिए मनुस्मृति में कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। कर्तव्यों की हमें सूची मिलती है, तो देखते हैं इनके लिए क्या क्या कर्तव्य थे। तो जैसे कि इनके लिए निम्न प्रकार के कर्तव्य थे। उन्हें गांव से बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, उसमें ही खाना खाते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र, लोहे के आभूषण पहनते थे, रात में गाँव और नगरी में चल नहीं सकते थे, संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है उनका अंतिम संस्कार करते थे, वधिक के रूप में ये हमेशा के लिए कार्य करते थे। तो इस तरीके की इनकी स्थिति थी, तो जिससे स्पष्ट होता है कि चांडालों की स्थिति क्या थी, दयनीय थी। और हमें यही बताना था कि आप कैसे कह सकते हो कि चांडालों की स्थिति दयनीय थी। तो आप सबको बताना है, कुछ इसी स्थिति के कारण हमने कहा है कि चांडालों की जो स्थिति थी उस टाइम पर दयनीय थी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, सबसे पहली विशेषताएं है, अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता था, और संघगण के नाम से प्रसिद्ध राज्यों को समूह शासन होता था। उसके बाद प्रत्येक महाजनपद की विशाल राजधानियां होती थी, जिसे प्राय किलेबंदी द्वारा घेरा जाता था। दूसरी विशेषता। तीसरी, जैन तथा बौद्ध धर्मों में भी महाजनपदों का ग्रंथों में भी हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें मुख्यतः कुरु, पांचाल, गांधार, मगध, अवंती शामिल है। 6ठी शताब्दी के समय ब्राह्मणों ने संस्कृत के धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके अनुसार राजा केवल कौन हो सकता है, क्षत्रिय वर्ण का हो सकता है। महाजनपदों की अपनी सेना व प्रशासनिक तंत्र था। तो ये कुल मिलाकर 5 से लेकर 6 महाजनपदों की विशेषताएं हैं। तो जल्दी से इनका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुआ। जो उत्तर वैदिक काल है उसके टाइम पीरियड में कृषि किस तरीके से चेंज आया, कृषि में, एग्रीकल्चर में, वो हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में भारी बदलाव देखने को मिलता है। जैसा कि सबसे पहला है हलों का प्रचलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा व कावेरी के उर्वर कछारी क्षेत्र में हलों का प्रयोग शुरू हो गया था। जहां भारी मात्रा में वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग होने लगा था। तो सबसे पहला चेंजेस क्या आया था कि लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग शुरू हुआ था। सेकेंड, धान की रोपाई। दूसरा चेंज क्या हुआ था, गंगा की घाटियों में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती जहां पानी अधिक हो। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। तो ये दूसरा चेंज। उसके बाद तीसरा, कुदाल का प्रयोग। कुदाल का प्रयोग मीन्स जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए क्या किया, कुदाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऐसे इलाके के लिए ये अधिक उपयोगी था। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुआं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय के द्वारा सिंचाई के साधन निर्मित किए गए थे। ओके, ये चौथा। उसके बाद 5वां चेंज आया नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग। कैसे नवीन प्रौद्योगिकी का, देखो, उत्तर वैदिक काल में नई तकनीक के प्रयोग शुरू हो गए थे। वर्णित काल में कृषि के तौर तरीके बदले व कृषि उपज में क्या हुई, वृद्धि होने लगी। तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्राचीन काल के ग्रामीण समाज को समझने के लिए भूमि अनुदान संबंधित शिलालेख कैसे सहायक होते हैं। तो प्राचीन काल में जो ग्रामीण समाज को समझने के लिए अभिलेख कैसे सहायक है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि शुरुआत से ही हमें भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में हमें मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों, ओके, यहाँ पे लम्र नहीं आएगा, ताम्र आएगा, तो ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे। इन अभिलेखों से हमें ग्रामीण समाज को समझने में सहायता मिलती है, जैसे कि हमें ग्रामीण समाज में ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासक और उनके प्रतिनिधि की कई तरह से वस्तुएं प्रदान करते थे। इसके बारे में हमें भूमिदान से पता चलता है। उसके बाद अभिलेख के अनुसार इन लोगों के गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है और संबद्ध उसे भुगतान उसे ही देना पड़ता है, ये पता चलता है। उसके अलावा भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि दान में दी गई भूमि को की माप में अंतर है। कई छोटे टुकड़े दान में दिए गए हैं तो कई बड़े दान में दिए गए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने का तरीका था, तो कुछ का मानना है कि राजा समर्थन जुटाने के लिए ये सब कार्य करता था। अतः हम निष्कर्ष पर इस तरीके से पहुंच सकते हैं कि भूमिदान के शिलालेखों द्वारा राज्य व किसानों के बीच के संबंध की हमें एक झांकी मिलती है। हमें पता चलता है कि ग्रामीण समाज और राज्य के बीच किस तरीके का जो रिश्ता था वो था। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का और फिर यहाँ से यहाँ तक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने अधिकारी और प्रजा को दिए गए संदेशों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। देखिए, ऐसे तो इसका कोई मुख्य आंसर नहीं मिला, लेकिन जब मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें आपको बताया है कि अशोक का धर्म क्या और उसके सिद्धांत, आप उन्हीं को इसी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको अलग से बताने वाली नहीं हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 को, कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, हमें ये स्पष्ट करना है। तो देखते हैं इसके आंसर को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरंभिक इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी समय भारतीय राज्यों व नगरों का उदय हुआ था, लोहे का बढ़ता प्रयोग मिला था, सिक्कों का अत्यधिक विकास हुआ था, धर्मशास्त्र व धर्मसूत्रों की रचना हुई थी, जैन व बौद्ध तथा अन्य विचारधाराओं का भी उद्गम या उद्भव हुआ था या विकास हुआ था। तो इतने सारे परिवर्तन, इतनी सारी नई नई चीज़ें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आई थी, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। 3 मार्क का है, इसलिए आप बड़े आसानी से इतना छोटा सा आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, किन तरीकों से प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। तो इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैविक राजा प्रथा राजाओं द्वारा समाज में उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन था, यानी कि दैविक राजा जो प्रथा थी उसके द्वारा। अब इसमें क्या होता था, तो देखो, इसके अंतर्गत राजा स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़ते थे। इसमें राजा क्या करते थे, अपने नाम के आगे देवपुत्र, देवतुल्य नामक उपाधि जोड़ देते थे और वो अपने आप को उच्च प्रतिष्ठावान बताने की इस तरीके से कोशिश करते थे। उदाहरण देखो, इस प्रथा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कुशाल शासकों ने प्रस्तुत किया है। मथुरा के पास माठ के देवस्थान पर कुषाण शासकों की प्रतिमा मिली है। साथ ही अफगानिस्तान के देवस्थानों पर कुषाणों की मूर्ति मिली है, जो यह संकेत करती है कि कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य समझते थे। साथ ही कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। संभवतः वह उन चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को क्या कहते थे, स्वर्गपुत्र कहते थे। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि राजा अपने आप को उच्च प्रतिष्ठावान बताने के लिए वो अपने आप को भगवान से जोड़ने लगते थे। तो बस इसी तरीके से आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। जो उत्तर मौर्य काल है उसमें जो राजतत्व विकसित हुए हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर मौर्य काल में राजतत्व। उत्तर मौर्य काल के अंतर्गत कुषाण, शक, क्षत्रप, गुप्त काल आता है, इसलिए उनके राजतत्व से संबंधित विचार निम्न प्रकार से है। सबसे पहले राजतत्व के विचारों की चर्चा।
देखो, उत्तर मौर्य काल में राजाओं ने अपने अस्तित्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसने? कुषाणों ने प्रस्तुत किया। कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। संभवतः उस चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को क्या कहते थे? स्वर्गपुत्र कहते थे। शकों का साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। इन प्रांतों पर शक्तिशाली शक सामंत शासन करते थे। इनका भी राजतत्व का जो सिद्धांत था वो धर्म पर ही आधारित था, प्रभावित था या उनसे ही आधारित था। ये शासक चक्रवर्ती, अधिराज, राजाधिराज, देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। उसके अलावा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई साम्राज्य सामंती पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको देना है। तो आप यहाँ से सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेते चलिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 2 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था राजा, किसान और नगर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। जिसका नहीं समझ आया उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। और अब अगला जो पार्ट आएगा चैप्टर 3, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।